इमरान खान का जो बोगस सा, मैं तो समझाऊं क्लीशेड भी बहुत छोटा लफ्ज है, फेक जाली नारा था कि मदीना की रियासत। मैं हमेशा कहता हूं कि मदीना वही था जहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और वो उसी का नाम था, उसी शहर का, और वो एक खास तनाजुर था। ये वो मजहबी टच भी तो था ना, कासिम सूरी साहब की तो ऑडियो भी है ना, वो खान साहब के कान में कह रहे हैं खान साहब थोड़ा सा मजहबी टच भी थे। मेरा मसला मुनाफिकत है इमरान खान में, मेरा मसला उसका अच्छा और बुरा होना नहीं है। इमरान खान एक मुनाफिक आदमी है, और मैं बिल्कुल साफ बताता हूँ लोगों को, ट्वीट्स पे, अपने इंटरव्यूज में, अपने फेसबुक पे, और या वैसे होते हैं जैसे इमरान खान पुरानी जिंदगी में थे, या वो नहीं जैसे यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है। जवानी में तमाम याशियां कर लें और बुढ़ापे के अंदर आके आप जो इस तरह हो जाएंगे। हमारी सोसाइटी का एक तरीकाकार आपने नोटिस किया होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्लैक बॉक्स। मैं हूं हसन इफ्तिखार और आज मेरे पास हैं एक बहुत खुसूसी मेहमान, जवाद अहमद साहब। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का यार। जवाद साहब, अगर हम शुरू करें तो आई वॉज अ किड एंड यू वर सिंगिंग दीज सॉन्ग्स एंड और सब जो है उसमें मतलब एंथ्रॉल कर रहे थे आप। एक ये भी था कि उस वक्त पंजाबी म्यूज़िक जो था वो दो तरह का था ना, एक तो पाकिस्तानी मूवीज़ के वाला था जिसमें शान था और वो था, और उस किस्म का था, मतलब दैट वाज नॉट रियली अट्रैक्टिव टू मी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। ठीक है, मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता था। खैर उसका मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। नहीं, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली मार्केट को वो केटर कर रहे थे ना, वो गुजरों की मार्केट थी, प्रोड्यूसर्स भी वही थे, तो फिर देवर। अच्छा खैर, आप आ गए, यू ब्रॉट दैट दोज सॉन्ग्स। पहले तो ये बताएं ना, मतलब यू कम फ्रॉम अ पढ़ी लिखी फैमिली, पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट होना कि यार इतने पुत्र मरासी हो गया साडा, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, मतलब अगर मैं गाना शुरू कर देता 20 years ago, नॉट टुडे। वो आपका मतलब है कि उनका जो माइंडसेट है, हाँ, वो बहुत अजीब सा था ना, क्लोज माइंडसेट है हमारी सोसाइटी के। इस किस्म की हरकतें एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, वाला साहब बेटा की हरकतें करना शुरू हो गया, इंजीनियरिंग करन पे जैसी कितने निकला है। लेकिन देखो हसन, ये जो मुल्क है ना, इसका सबसे बड़ा मसला यही है, ये गॉड फॉरसेकन मुल्क क्यों हम कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ जो है ना, जिनके अंदर आर्ट की इज़्ज़त होती है, कल्चर की इज़्ज़त होती है, और फिर वो लोग जो कि लिटरेचर के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है, जिनका ताल्लुक़ पोइट्री के साथ होता है, इस तरह के लोग जो होते हैं, वो उनको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो कि एक्चुअली देनी सिर्फ नहीं चाहिए, बल्कि उसके बगैर सोसाइटी का आगे बढ़ना मुमकिन वो डिजर्व करते हैं ना, मतलब तो वो नहीं है। सोसाइटी आगे नहीं जा सकती। देखिए ना, अगर आप ग्रीक थॉट देखें जिसमें सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, बेसिकली वो बात क्या कर रहे हैं, वो तो रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, कि रैशनल थॉट होना चाहिए। आप उसके ऊपर अपनी पूरी जो इंसान की जो फिलॉसफी है, इंसान की साइकोलॉजी है, जो उसको उसके ऊपर बेस करें। कल्चर भी आखिरकार उस पर बेस हो जाता है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, हम डॉगमास में फंसे रहे हैं। डॉगमास होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको लेजिटिमाइज करके और आप उनको सिस्टम्स का हिस्सा बना दें, या पॉलिटिकल सिस्टम्स का या लेजिस्लेशन का, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ दुनिया में हो नहीं सकती। इसका मतलब पता क्या है कि आपने जामिद कर दिया, स्टैटिक कर दिया सोसाइटी को। तो यहाँ पे ये हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी लोग कहें, किसी को भी कहें, उनको इतना नहीं पता कि जब तक इस सोसाइटी में इस तरह के लोग आगे बढ़ के बहुत वेहेमेंटली अपनी पूरी बात ज़ोर से नहीं कहेंगे और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर नहीं करेंगे, ये सोसाइटी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, और हम इस सोसाइटी के अंदर फिर एक्सट्रीमिज्म देखेंगे, इनटॉलरेंस देखेंगे, जो हम देख रहे हैं ना, मतलब देयर एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी राइट नाउ, और वो इतनी बढ़ती जा रही है। खासतौर पे इमरान खान का जो बोगस सा, और मैं तो समझाऊं क्लीशेड भी बहुत छोटा लफ्ज है, मैं समझता हूँ एक फेक जाली नारा था कि मदीना की रियासत। मैं हमेशा कहता हूँ कि मदीना वही था जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और वो उसी का नाम था, उसी शहर का, और वो एक ख़ास तनाजुर था, हिस्टोरिकल उसमें था ना। हाँ, वो आप उसको टाइम एंड प्लेस से लहदा करके जब देखेंगे, एक तो ये कि आप तो हमारा तो ना, इधर नाम हमारा पाकिस्तान है, मदीना तो नहीं है। तो अब आप जब उसको जब रेफ़र करते हैं उसकी तरफ, तो उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आप बेसिकली लोगों के इमोशन से खेलना चाहते हैं। आपको पता है कि आप वो नहीं बना सकते, क्योंकि वो दौर भी और था, और वो ज़माना जो था उसके अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, फिर जिस तरह मैंने कहा कि रैशनल अप्रोच है, साइंस है, फिर साइंस के अलावा जिसको हम कहते हैं ना एम्पिरिकल, हम जिसको इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं थी। तो अगर आप इस तरफ नहीं जाएंगे जिस तरफ ये सारी चीज़ें लेके जा रही हैं, तो आप वापस चले जाएंगे। वापस जाके तो मेरा नहीं ख्याल कि अंबिया अलैहिस्सलाम हों, बहुत बड़े बड़े वलीउल्लाह हों, बड़े साइंटिस्ट हों,
बड़े रेवोल्यूशनरीज हों, रिफॉर्मिस्ट हों, बड़े बड़े लीडर्स हों, कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानी ज़िंदगी वापस की तरफ जाए, वो आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं लोगों को। इवन रसूल सल्लम जिस सोसाइटी में आए, उस सोसाइटी में औरत की जो हालत थी वो उसको कहाँ पे लेके गए। बिल्कुल, उन्होंने उसको उसका स्टैचर जो था वो उठा दिया। नहीं, लेकिन खान साहब का वो ये सारा ये जो मदीना की रियासत थी, ये वो मजहबी टच भी तो था ना। वो कासिम सूरी साहब तो की तो बॉडी भी है ना, वो खान साहब के कान में कह रहे हैं खान साहब थोड़ा सा मजहबी टच भी दें। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हिस्टोरिकली ये भी देखना चाहिए ना कि उस वक्त की पॉपुलेशन मदीना की कितनी थी, उस वक्त अरब की पूरी पॉपुलेशन कितनी थी। शायद हमारा लाहौर शहर जो है उस वक्त की जो वो पूरी कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा आज होगा। हाँ वही ना, तो आप वो यही कह रहे हो। तो उसका मुकाबला उस वक्त रिसोर्सेज का, डिसीजन मेकिंग का, पावर का, सारा कुछ जो वो सारे डायनामिक्स तो चेंज हो गए। इमरान खान ने बेसिकली ना यूज़ किया है इस नारे को, और इमरान खान की ज़िंदगी कुछ और थी, बातें वो कुछ और करते थे। इमरान खान मैं समझता हूँ पिछले जो मैंने इस मुल्क में वाइब्रेंट ज़िंदगी गुजारी है, बड़ा कुछ किया है, एक्टिव बड़ा रहा हूँ हर चीज़ में ही, सोशल वर्क भी किया है, आर्ट भी किया है, फिर फिल्म भी बनाई हैं, फिर पॉलिटिक्स भी कर रहा हूँ। मैंने अपने पूरे इस ज़माने में ज़ियाउल हक, क्योंकि मेरे से थोड़ा सा पहले आप ले लो, मैंने मतलब मैं था उस वक्त, लेकिन आपके भी वो शऊर उस तरह का आपका नहीं है। शऊर भी था तो कम से कम मैं इतना एक्टिव नहीं था। कॉलेज स्कूल की बात है ये, जो मैंने दौर उसके बाद देखा ना सारा, सबसे बुरा दौर इमरान खान का है। ये सोसाइटी को पीछे ले गए हैं, बाकायदा पीछे। और जबकि इनके अपने बच्चे जो हैं वो लिबरल तरीन और वो कहते हैं ना डॉगमा लेस तरीन लाइफ गुजारते हैं। वहाँ पे हर किस्म का लिबास पहनते हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं। वो इसराइल भी जाते हैं छुट्टियाँ मनाने अपनी, ये। और वो एक जूश फैमिली में रहते हैं, जिसको मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो देखें इस मामले में एक बिल्कुल इस तरह का आदमी हूँ कि मैं कहता हूँ कि मज़हब अपना अपना है, और आप अपना छोड़ो ना, किसी का छेड़ो ना। तो और मज़हब को हम ये भी नहीं समझते कि आप रियासत के मामला में इस हद तक दाखिल करें कि वो लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो उनको बाकायदा डिक्टेट करें, और वो वाला मज़हब जो आपको ठीक लगता है। जैसे बरेलवियों का अपना एक फ़िक़्ह है, फिर इनका फ़िक्र है, फिर देवबंदियों का अपना है, शियास का अपना है, वो जो खारजी कहते हैं उनका अपना। तो ये आप इन चक्रों में ना रियासत के हवाले से, रियासत के अंदर मज़हब को इस हद तक इस्तेमाल करना कि आप रियासत को ऐसा बना देंगे, कोई कुछ कहे तो डरे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, और अगर मैं कह रहा हूँ तो बनेगा क्या मेरा। इमरान खान उसने उस माहौल को ना बाकायदा, एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी जो इंस्पायर करा था लोगों को अपनी शक्ल से, अपनी स्पोर्ट्स से, मतलब उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकते ना। उस आदमी ने जितना नुकसान पहुंचाया ना हसन, मैंने अपनी पूरी 40 साल की जो पिछली जिंदगी है ना, मैंने नहीं देखा। जवाब साहब ये भी तो हम देख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि इमरान खान साहब ने भी अपने आप को री इन्वेंट किया ना, रिफॉर्म किया। वो एक बुरे फॉर वर्स मतलब खैर वो तो ये सोच रहे हैं ना कि वो एक प्ले बॉय थे और उन्होंने देन ही इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू अ रिलीजियस पर्सन। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया ना। मैं जवानी में तमाम याशियाँ कर लें और बुढ़ापे के अंदर आके आप जो इस तरह हो जाएंगे। हमारी सोसाइटी का एक तरीकाकार आपने नोटिस किया होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बुरी चीज़ है हमारी सोसाइटी की। इसका मतलब हम हिपोक्रेट्स हैं, हम दोगले हैं, हम मुनाफकत करते हैं। सोसाइटी कोई भी आगे नहीं बढ़ सकती जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस और मुनाफकतें ज़्यादा हों, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। वो राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, जाना तो है ना, आप दरमियान में तो नहीं फंसे रह सकते। यू हैव टू मेक डिसीजंस। हाँ, जो साकित पानी होता है ना, वो गंदा हो जाता है और आखिरकार उसके अंदर हर किस्म का बैक्टीरिया आ जाता है। इमरान खान जो है ना, वो उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये आम लोग करते हैं इस तरह, और उनको स्पेस मिल जाती है दोनों काम करने की। पहले याशियाँ करते हैं हर किस्म की, जो ये कह रहे होते हैं बाद में कि वो याशियाँ गलत हैं। नहीं, वो ये नहीं, खान साहब ऐसे टू गिव क्रेडिट टू हिम, वो ये नहीं कहते कि मेरी याशियाँ गलत थी। वो ये उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैंने ज़िंदगी में कोई गलती की है या मेरा माजी दागदार है, मुझे माफ़ कर दें, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन ये भी मज़े की बात है ना कि उन्होंने 2-3 दफ़ा मैंने सुना हुआ है, एक वो औरत हैं जो काशिफ वासी की, जो महर बुखारी है, उन्होंने जो है वो एक सवाल इसलिए किया था, उन्होंने माना था कि जी मैं गलती का पुतला हूँ और ये वो इंसान खता का पुतला है, मतलब वो तो ऑब्वियसली। लेकिन असल बात ये है, देखें, मुझे कोई इतराज़ ही नहीं है, आप जो मर्जी करते थे यार, वो आपका मसला है और खुदा का मसला है। आप मुझे ना बताएं कि आप गलती करते या नहीं करते थे, ये आपका और खुदा का मामला है। आप मुझे ये बताएं कि आप मुनाफकत क्यों करते हैं। मेरा मसला मुनाफकत है इमरान खान की, मेरा मसला उसका अच्छा और बुरा होना नहीं है। इमरान खान एक मुनाफिक आदमी है, और मैं बिल्कुल साफ बताता हूँ लोगों को, ट्वीट्स पे, अपने इंटरव्यूज़ में, अपने फेसबुक पे, क्योंकि इस आदमी ने इस मुल्क के अंदर कंफ्यूज किया है नौजवानों को।
देखो ना, या तो मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, या तो नौजवान बिल्कुल वैसे हो जाएं जैसे कोई जमात इस्लामी बनाना चाहती है उनको, या कोई, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, कम से कम कोई राह तो पकड़े ना। और या वैसे हो जाएं जैसे इमरान खान पुरानी ज़िंदगी में थे, या वो नहीं जैसे यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है, एक आप अपनी विल के साथ रहते हैं और रियासत आपके दाखिली ज़ाती मामला में दखल नहीं देती। तो आप दोनों ही नहीं हो रहे। तो इमरान खान ने मेरे ख्याल से मुनाफिकत का जो है ना एक मीनार तामीर किया है जिसको पहुंच नहीं सकेगा कोई। यार तो सोचें आप, वो कहाँ से कहाँ आए हैं, और आज भी कॉन्ट्रडिक्शन, तजादात उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा हैं जो कि बार बार सामने आते हैं। इन्होंने अपना इमेज ऐसा बना लिया है कि इनके पीछे लोग जो है ना सिर्फ गालियाँ निकालते हैं। अगर कोई आप बात करें ना, मुनाफिकत दिखाएं, उनके तजादात दिखाएं ज़िंदगी के, लोग उन्होंने लोगों को रखा हुआ है, कुछ को पे रोल पर रखा हुआ है, कुछ ट्रेन बेचारे ऐसे हो गए हैं, नौजवानों को पता ही कुछ नहीं, ना उनको इकोनॉमी का पता है, ना उनको पॉलिटिक्स का पता है, ना कल्चर का पता है। वो सिर्फ ये काम करते हैं, जैसे आपने इमरान खान को कहीं पर क्रिटिसाइज़ किया है अच्छे अल्फाज में या बुरे अल्फाज में, वो आपको गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। इससे इमरान खान बचे हुए हैं असल में, सिर्फ इसलिए। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताएं कि खान साहब के बारे में, ऑब्वियसली वो एक सेलिब्रिटी थे, फिर वो एक सियासतदान बन गए, बनाए गए, 96 से उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, 2018 में जाके उनकी बारी आई। अब खान साहब ने नौजवानों को तो एक तरफ कर दिया है, आपके लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी आप ढूंढ रहे हैं अपनी सियासत के लिए, वो भी नौजवान कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर ऑल्सो टारगेटिंग हिम, विच इज़ वाई समटाइम्स इस तरह फील होता है कि शायद आपका और उनका ना एक पर्सनल क्लैश सा लग रहा है अभी भी, जिस तरह मतलब वी स्टार्ट द शो एंड वी जम्प्ड राइट इनटू इमरान खान। अब सवाल ये है कि मैंने कहीं आपका एक इंटरव्यू में सुना था, यू सेड दैट that part of the reason you became a celebrity was also because you wanted to get into politics, but you knew कि पाकिस्तान है, यहाँ पर मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं ना पैसे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो मैं सेलिब्रिटी बन जाता हूँ एंड देन आई कैन यू नो ट्रांसफॉर्म इनटू दिस। तो इन अ वे आपका भी तो देखे ना, वो जो स्टेप वो था, आप जो बना रहे थे अपना प्लान समझ लें, या वो उसके अंदर अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को यूज़ करना था ना, सो यू कांट ब्लेम इमरान खान व्हेन ही इज यूजिंग हिज सेलिब्रिटी स्टेटस। बिल्कुल नहीं कहा कि अगर वो ये करते हैं तो गलत करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो ये अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को इस्तेमाल करके जो पट्टी लोगों को पढ़ाते हैं वो गलत पट्टी है, या तीन चीज़ें वो बड़ी गलत करते हैं। एक ये मैं उस लेवल पे कह रहा हूँ जो समाजी लेवल होता है, मुआशरती यानी सोशल लेवल पे, सोशो कल्चरल लेवल, बल्कि एक उन्होंने लोगों को बदलिहाजी हाँ सिखाई है और बाकायदा उनको छूट दी है और उनको शह दिया, हल्ला शेरी दी है ना, वो बिल्कुल है। इसमें तो ये एक्चुअल फैक्ट है कि पीपल हु यूज्ड टू डू दिस, जो आप कह रहे हैं ट्रोल करना, और उनके सीनियर लोग शहबाज गिले के एग्जांपल के तौर पे, तो वो उनको बाकायदा शाबाशियां मिलती थी इमरान खान साहब से। इमरान खान यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि हाँ तूने बड़ा अच्छा किया एंड यू डिड दिस वेरी नाइस। आपकी उम्र के लोग, आपसे छोटी उम्र के भी लोग ये सब अपने सामने बिठाते थे, और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं अभी भी, यूट्यूबर्स, इनमें सदीक जान वगैरह भी होते होंगे, सारे बड़े सारे होते थे, या अदर मशवानी टाइप भी लोग बैठे होते थे, और इमरान खान वहाँ बाकायदा कह रहे होते थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई बात करे तो उसको छोड़ो ना। अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या है? अब आप तो हॉस्टिलिटी पैदा कर रहे हैं ना इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल ऐसी है। तो एक तो उन्होंने ये गलत किया, इमरान खान ने बहुत गलत किया, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ हो नहीं सकती थी। दूसरा, इन्होंने पीरी मुरीदी और ये जो सियासी पीरी मुरीदी और ये जो लोगों को तवाहमात की तरफ लेके जाना, अंगूठियाँ पहन रहे हैं, वो तस्बीह पकड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और भाई आप अपने घर में करें ना जो कर रहे हैं, आप लोगों के सामने आके कर रहे हैं। या तो लोगों का दाता दरबार जाके सुकून के अलावा, सुकून तो मिलता है लोगों को, वो तो देखें ना, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे किसी मुस्लिम जगह पे श्राइन में जाके मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी है ना वो तो बेसिकली वो हाँ को अपने उनमें जाके मिलता है। मैं बॉम्बे जाता हूँ तो वहाँ पे एक अली एक हैं, पता नहीं उनका पूरा नाम है भूल गया हूँ, हाजी अली उनके मज़ार है, तो वहाँ पे हिंदू सिख मुसलमान तीनों आए होते हैं। इसी तरह कई जगह में हिंदुओं ने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, तो वहाँ भी मैंने देखा है कुछ मुसलमान और सिख भी चले जाते हैं। तो वो ये चलता रहता है, ये हर मुल्क में होता है, लोग करते हैं। लेकिन जब आप इसको अपनी सियासी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना, तो अब आप ये कह रहे हैं कि लॉजिक और रैशनैलिटी को साइड पे करते हैं। बिल्कुल हाँ, रैशनैलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप ऑब्जेक्टिविटी को साइड पे कर दें। अब वही आपने करना है जो आपको पैगाम आ रहे हैं, और पैगाम कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, देखें ना, ये तो बड़ी सब्जेक्टिव बातें हैं ना। ये तो मैं कह सकता हूँ जी मुझे जी किसी ने ये कह दिया है, मैं सोया हुआ था, ये हो गया, और नौज़ बिल्ला भाई मुझे कोई ख्वाब ही आ गया, गलत ही आ गया, मैं आपको अपना सही करके बता रहा हूँ। ये दूसरी ये चीज़ उन्होंने की और उससे बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। जो एक हम कहते क्रिटिकल थिंकिंग का जो था ना, तो थोड़ा बहुत रह गया था हमारे अंदर। या बड़ी अजीब बात है कि मुशर्रफ के ज़माने में जो पैदा हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ की एक बड़ी
वो कहते हैं ना एक पैराडॉक्स होती है, एक ऐसी वो एक लफ्ज़ होता है ना, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ एक और होता है, मुझे भूल गया। उसमें होता ये है कि आप डिक्टेटर हैं लेकिन आपने इनलाइटेंड मॉडरेशन की है, मतलब आपके पावर जो पूरी है, तो शुक्र है कोई काम तो अच्छा किया आपने। मतलब मैं तो उनके डिक्टेटर होने को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ना डिफेंड करता हूँ, लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि अपने कुछ अरसे में जब वो रहा, उसने म्यूज़िक, फिल्म और कल्चर में न्यूज़ चैनल्स, उसने जो कुछ किया ना इतने अरसे के अंदर, वो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके जहन में ये बात थी कि मैंने ये करना है, मैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहता हूँ, टॉलरेंट पाकिस्तान चाहता हूँ, पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज चाहता हूँ। डाइकोटमी थी वैसे वो, डाइकोटमी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा था। अच्छा, अब जब ये मैंने देखा ना, तो इमरान खान को जब उसके बाद देखा तो मैंने देखा इसने एक्चुअली इमरान खान ने टर्न बैक कर दिया, कहते हैं उल्टा कर दिया सारा। वो लिबरलाइजेशन से वापस रिलीजियस सोशल आपने वापस ले गए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो हुई नहीं ना, वो तो नहीं खैर हुई। अच्छा, तीसरा जो है उन्होंने जो किया वो मज़हब को इस्तेमाल किया। अच्छा, पीरी मुरीदी और मज़हब में आप फ़र्क करें, ये एक शरीयती मामला है जो कि मज़हब की जब हम बात करते हैं, और एक आपका मुआशरती मामला है, ये दोनों बातें अलग हैं। अब उसमें क्या मसला है, उसमें देखें पहले इतने सारे आपके पार्टीज़ भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, फिर उसके अलावा ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो इम्पोज करना चाहते हैं बाकायदा और उसके लिए कुछ भी करते हैं, वो सारे पहले से मौजूद हैं। अब आपने अंदर अपना एक वो लिबरल किस्म का कल्चरली लिबरल मैं फिर कहूँ, क्योंकि हमारे लिबरल दोस्त जो है ना, जो एक इकोनॉमिक लिबरेशन की बात करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कल्चर लिबरेशन में जो वो की बात कर रहा हूँ, कि वो जो आपने करना होता है वो उल्टा इमरान खान ने ना उसका बेड़ागर कर दिया। इमरान खान ने उस पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। अब इस मुल्क में ना मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है हमारी जैसी पार्टी जो है, बराबरी पार्टी, जो कि असूलों पे इन पे बनी हुई है कि हमें प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाना है, हमें यहाँ पे इकोनॉमिकली पाकिस्तान को देखना है कि हम इंडस्ट्रियलाइज कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सोचने समझने वाले जहन चाहिए, उसके लिए हमें डॉगमा से निकालना है लोगों को, रैशनल थिंकिंग की जरूरत है। वो ज़रूरत है। तो हम उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमें लगता है इस आदमी ने ना, इमरान खान ने, जिसकी वजह से मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, अरे हमारा तो काम इसने ना बहुत मुतासर कर दिया है। और अब आप मेरे ट्वीट्स पे जाके नीचे उनके कमेंट्स देखे लोगे, नहीं वो तो खैर कोई भी कमेंट, उनका दिमाग का, उनका माइंडसेट पता चलेगा जो इमरान खान ने बना दिया। अच्छा, उसके अंदर एक कुछ और सोशल मीडिया का भी कसूर है ना, जो सोशल मीडिया के लॉगरिथम्स वगैरह हैं, जो फेसबुक है, दे कीप यू इन अ बबल। तो आपने एक दफ़ा एक चीज़ देख ली तो उसकी ऑल्टरनेटिव चीज़ तो वो कभी आपको देखने नहीं देंगे। आपने बराबरी पार्टी की बात की, जवानी में आप सुर्खे हुआ करते थे यार। मैं देखो, अगर आप मुझसे ही पूछो कि दुनिया कैसी चाहता हूँ मैं देखना, तो मैं तो अभी भी आप सुर्खा ही कहेंगे। मैं चाहता हूँ यार, इधर हर इंसान को जो वो करना चाहता है वो कर सके, जो वो पहनना चाहता है पहन सके, जो वो खाना चाहता है खा सके, और उसके लिए सिर्फ उसको ह्यूमन राइट नहीं चाहिए, उसको उसके लिए बाकायदा एक जो ह्यूमन रिसोर्स होती है वो चाहिए, उसको वेल्थ चाहिए। तो हर इंसान की नीड्स पूरी करना, वांट्स पूरी करना, और फिर उसको अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये हर रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ होना चाहिए। अदरवाइज़ रियासत बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जंगल में रहे ना, वहाँ पे जो माइट इज़ राइट, जिसका जो दिल करे गर्दन उतार दे किसी की, जिसका जो दिल करता है उसके घर से उठा के सारा कुछ ले जाए, वैसा मुआशरा बनाए। जब आपने यहाँ पे भी वही रखा हुआ है अभी, तो अगर आप मुझसे ये कहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, ये ज़रूर होना चाहिए। और लोगों को वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए जो इस मुल्क में या दुनिया में बनती हैं, मिलती हैं, उगती हैं, पैदा की जाती हैं, कि उस पर उनका हक है हर नहीं। तो मॉडल आपका क्या है, मतलब सोशल डेमोक्रेसी का मॉडल है जो स्कैंडिनेविया में है इस वक्त, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग जो बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जिस्ट कर रही है, जो काम किया जिसने ना लास्ट 20-30 ईयर्स में हमने देखा कि वहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग भी है, हेल्थ केयर भी है, सारा कुछ है, एंड यू नो स्टिल द सिस्टम इज़ वर्किंग। वो यूरोप में ही है, उनके साथ बिल्कुल यूरोपियन यूनियन बैठी हुई है, वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट है, लेकिन वो कैपिटलिज्म में भी जो चीज़ें वैसे आप कह रहे हैं वो तो दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि निज़ाम का फ़र्क नहीं है, फिर ये सोच का या आपकी ख्वाहिश का या आपकी जो बेसिक आप उसके पीछे आपकी रीज़न क्या है करने की, उसका फ़र्क है। अच्छा, ये आप ना मुझे ना इतना आगे आप लेके जा रहे हो कि जहाँ पे ना अभी मैं वैसे आमतौर पे नहीं जाता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना एक स्वीपिंग एक बात करना चाहूँगा, सिर्फ इतनी कि हम तो उससे भी आगे जाना चाहेंगे। लेकिन दुनिया में इस वक्त
जो हालात हैं ख़ासतौर पर थर्ड वर्ल्ड के अंदर, उसमें आपको जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि लोगों को क्या पता है। देखिए ना तो लोगों ने यहाँ पे रूसो को पढ़ा है, ना उन्होंने यहाँ पे नीचे को पढ़ा है, ना उन्होंने यहाँ पे कांट को पढ़ा है, ना हेगल को, ना फिर मार्क्स को। ये उन्होंने तो पढ़ा ही किसी को नहीं ना सर। उन्होंने लोकल किसी को नहीं पढ़ा होगा, आप तो सारे इंटरनेशनल बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, किताबों के अंदर ही किसी ने देखे होंगे। उन्होंने पढ़ा ही नहीं किसी को। उन्होंने लेनिन या मौजूदों को भी नहीं देखा कि उनकी मूवमेंट्स क्या थी और वो किस दौर में हुई और उन्होंने क्या किया अपनी जगह पे, उन्होंने क्या किया। उन्होंने मकार्थीज़म नहीं देखा, पढ़ा नहीं कि वो क्या हुआ था अमेरिका के अंदर जब बाकायदा सोशलिस्टों को उठा के विच हंट किया, बिल्कुल विच हंट किया गया। और फिर उन्होंने उसमें जो वो आदमी था, वो जो एडगर हूवर, उसका जो रोल था उसमें FBI का, तो उन्होंने तो ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना। तो इसलिए जो हम समझते हैं कि जो लोगों को ये टीच करना या ये लेके चलना स्टडी सर्कल्स के थ्रू, पार्टी हमारी उससे बहुत पीछे खड़ी हुई है। अभी हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है कि हमें पॉलिटिकल स्पेस जो पूरी है उसके अंदर हमें एक अच्छी स्पेस मिले। उसमें हमारे सामने खड़े हुए हैं सबसे पहले इमरान खान, और उसके बाद खड़ी हुई हैं ये 2-3 पार्टीज। वो तो पुरानी पार्टीज है ना, लेकिन चूंकि सिंस वो मैंने इसलिए शुरू में कहा कि आपका और इमरान खान साहब का जो एक डेमोग्राफिक जिसको आप टारगेट करें वो सेम है, सोशल डेमोक्रेसी। लेकिन जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में उसकी बात करना, सोशल डेमोक्रेसी का कह के नहीं बल्कि कहना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है आपको, आप लोगों को वेल्थ एंड रिसोर्सेज में उनका हिस्सा दें वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि ये बात करना इससे बहुत रेलेवेंट है और ये हो सकती है प्रोवाइडेड कि यहाँ पर लोगों को फ्री थिंकिंग की तरफ माइल किया जाए और उनको कदगन न लगाई जाए। नहीं, लेकिन जवाद साहब ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस तो नहीं है ना। आप जो बंद दिमाग हैं और वो और आपने एक बात की मुशर्रफ के दौर की, एक ये समझ लें ये भी एक डाइकोटमी है कि मुशर्रफ के दौर के अंदर जो लोग पैदा हुए, जो सोशल लिबरलाइजेशन के अंदर पैदा हुए, वो आज ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं मेरी और आपकी निस्बत, जो कि हम लोग पुराने पाकिस्तान जिसे हम कह सकते हैं या ओरिजिनली, ये खान साहब ने तो नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान है ना, मैं आई ड्रॉ द लाइन ऑफ ज़ियाउल हक़ एरा व्हेन दैट एंडेड, ठीक है, और एक नया जो आई डेमोक्रेसी वहाँ से शुरू हुआ। तो आप तो खैर ज़्यादा हैं, मैं कुछ कम हूँ, लेकिन हम मतलब सिमिलरली उन्हीं एजेस में ग्रुप हुए। 90s में मैं ग्रो अप किया तो वो एक बंद पाकिस्तान था, लेकिन उसके साथ भी हम लोग ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं। ये नौजवान नस्ल जो आज आई है, जो 2002 में 2000 में पैदा हुई, 20-21 साल के हैं, आप उनसे बात करें वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट गुफ्तगू करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? आपने खुद ही कहा ना कि पैदा हुए मुशर्रफ के ज़माने में ना, परवेज़ मुशर्रफ के। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना 2 बड़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। एक लैंडमार्क वो है जब म्यूज़िक 89 होता है, बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, ज़ियाउल हक़ की डेथ होती है, ये आती हैं, और पहली दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम किया जाता है जिसके अंदर वाइटल साइंस और मेरा जो बैंड था जुपिटर्स, उस ज़माने में जुपिटर्स में नहीं था, मैं आई केम इन जुपिटर्स इन 90 एट द एंड ऑफ 91 एंड और इन द अर्ली डेज ऑफ अर्ली मंथ्स ऑफ 92, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन मैं 2-3 साल बाद आया म्यूज़िक 89 के। लेकिन मेरा वो दौर है, मैंने वो अपने सामने देखा है, बल्कि मैं एक्टिवली उसका पार्ट रहा हूँ। मैं वोकलिस्ट था एक बहुत बड़े बैंड का, मतलब जुपिटर्स बहुत बड़ा बैंड था, 2 ही बड़े बैंड थे उस ज़माने में, एक वाइटल साइंस था, एक जुपिटर्स था। हमारा गाना था यारो यही दोस्ती है, बहुत बड़ा गाना था। I know यारो यही दोस्ती है। So I told you I grew up in that time, so I know a lot of your songs as well. आप मेरे से छोटे हो लेकिन आपने वो देखा है। हाँ, मतलब obviously आप उस वक्त गा रहे थे and we were very good। हाँ, yes, हम प्रोएक्टिव थे, आप एक्टिव थे, हम प्रोएक्टिव थे, हम कर रहे थे चीज़ें। हाँ, बिल्कुल, हम कंज्यूम कर रहे थे ना, वो हमने कंज्यूम किया हुआ है। अब मसला ये है कि वो एक लैंडमार्क है, उसके बाद पाकिस्तान चेंज होता है। नवाज शरीफ वगैरह को भी चेंज करना पड़ा अपने आप को। आपको पता है मेरा जो अल्लाह मेरे दिल के अंदर आया जी, मैंने 1999 में निकाला था अपनी एल्बम से पहले। तो जब वो आया तो उस ज़माने में नवाज शरीफ की मेरे ख्याल में हुकूमत थी, कोई, हाँ, उन्हीं की थी। तो इन्होंने ना मेरा वो गाना बैन कर दिया। इन्होंने भी किया, मतलब इनके जो भी नीचे वो, हाँ, उन्होंने कर दिया। ब्यूरोक्रेसी, हाँ, जिसका जो दिल करता है ऐसे HEC हाँ, वो कहा बिल्कुल होली ना मनाए, बिल्कुल अजीब, दैट वाज अ वियर्ड थिंग। वो जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उनका क्या। और फिर अगर आप इसी को देखें तो इंडिया में चले जाएं तो वो आपको ईद मनाने से मना करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे जी स्टेट रिलीजन तुम्हारा है, हिंदुइज्म है, आप क्यों मना रहे हैं, मतलब दैट्स तो। लेकिन वो जिसने भी किया ना, वो ना इस वक्त ना वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा करना, ना मरियम नवाज शरीफ ने कहा, ना इमरान खान ने कहा। हाँ, वो खुद ही अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है ना। वो ब्यूरोक्रेसी में कोई खातून मर्द हैं जो नहीं कर दिया। मैं उनको भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, वो भी अपना एक माइंड सेट होता है हर एक का। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये हुआ, उन्होंने मेरा गाना बैन कर दिया। अच्छा, आपको हैरानी होगी, मैं स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, स्टैंडिंग कमेटी
किसकी थी? कौमी असेंबली की या सेनेट की? कौमी असेंबली की होगी मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा मुझे अब ये याद नहीं, लेकिन सेनेट कमेटी थी। बहरहाल मैं मतलब उन तक मेरा वो मामला गया। उन्होंने कहा जी कि जो लिखा हुआ है ना, मैंने मंगवाया ना, लिखा क्या हुआ है, तो लिखा हुआ है कि जी लोग ना गिटार्स बजा रहे हैं और उनके लंबे बाल हैं और इस तरह के हैं, और ये साथ खुदा का नाम ले रहे हैं। ये एतराज़ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। ऑब्वियसली मतलब दिस इज ये कौन सा, ये क्या एतराज़ है? आप सोचें ना, तो जब वहाँ हम गए तो वो उन्होंने एतराज़ उसी पर रफा किया। उन्होंने कहा नहीं यार ये चलाएं आप, तो वो फिर चलना शुरू हो गया। तो वो शुक्र है थोड़ा मोटा हिट भी हो गया उस वक्त। वो मेरा पहला हिट गाना था, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। यस। अच्छा ये एक लैंडमार्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक जब बेनज़ीर से शुरू होता है और चलता रहता है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन मुशर्रफ ने आगे ना उसको सेकंड गियर में डाला है, क्योंकि इनकी ना लिमिटेशंस होती हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस की लिमिटेशंस होती हैं, और डिक्टेटर जो होता है वर्दी में स्पेशली हो तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं समझता हूँ परवेज़ मुशर्रफ की जो सबसे बड़ी गलती थी, जो उनको करनी चाहिए थी, बीइंग अ डिक्टेटर, जो उनको करनी चाहिए थी, भाई अगर आप आ ही गए हैं डिक्टेटर बन गए तो करें ना, काला बाग डैम उनको बना देना चाहिए था। उनको नहीं सुनना चाहिए था कि क्या। And there was a time when he was about to announce it and then he backed out of it. बिल्कुल लास्ट मिनट पे he was about to announce it. आप देखें ना क्या है हमारा, और काला बाग डैम उस वक्त से हम बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चलें, दूसरा, लेकिन एक काम वो कर गए, उन्होंने एक सोशो कल्चरल लिबरलाइजेशन कर दी। मेरा ख्याल है वो सेकंड गियर था। अब हमें थर्ड गियर की जरूरत है, और हमें उल्टा फर्स्ट गियर की तरफ लेके जाए, वापस चले गए मतलब ले जाया नहीं जा रहा, नाउ इट्स ऑलरेडी डन। इमरान खान सबसे ज्यादा इसलिए उनके साथ मसला है पहला, और दूसरा ये कि फिर वो इलेक्टेबल्स को वही लेके आ गए। हमें कहते रहे कि जी देखें ना, बीइंग अ सोशलिस्ट या बीइंग अ सोशल डेमोक्रेट या बीइंग को वो कहते हैं ना, बनी सैंडर्स अपने आप को एक नया लफ्ज़ बोलते हैं, वो कहते हैं मैं हूँ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, आई थिंक दैट्स व्हाट ही कॉल्स हिमसेल्फ। हाँ, एक सोशल डेमोक्रेट, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ मैं। तो जो आप जो भी हैं इनमें से, लेकिन आप एक बात तो है ना कि आप प्रोग्रेसिव आदमी हैं, इसका मतलब है ये औरत है या बच्चा है या नौजवान है, और आप लोगों को कहते हैं यार कि जियो और जीने दो, और आप कहते हैं कि जहाँ पे रियासत को दखल देना है वो वहीं पे जहाँ पे मेरा नाक खत्म होता है और तो आपका मतलब आपका हाथ आता है, बिल्कुल। तो हाँ, नहीं आना चाहिए। अब बेसिकली जो कोई सोशल मसाइल कब क्रिएट कर सकती हो कोई चीज़, उस पर तो रियासत आपको रोक सकती है कि भाई ये आप ये काम नहीं कर सकते बिकॉज इसके ये नुकसानात होंगे सोसाइटी को। आप अकेले जो मर्जी करें, मतलब व्हाई शुड रियासत केयर अबाउट इट। अच्छा खैर, लेकिन वो आपकी सिर्फ जाना चाहते हैं तो आपके स्पेस तो है नहीं ना, कंसीड आपने खुद ही कंसीड की ये बात कि स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा मैं इससे अब आपको ये सवाल मेरा बुरा लगेगा, लेकिन आई हैव टू आस्क यू दिस। नो बट आई हैव टू आस्क यू दिस। पॉलिटिकल पार्टी आपने बना ली 2017 में, ठीक है, बराबरी पार्टी आपकी एक्चुअली 2017 में हमने रजिस्टर करी, मतलब 2018 में आप करो, हमने जनवरी 2018 से हमने इसके ऑपरेशंस। ठीक है, अब आप 2018 में आ गए, फर्स्ट सिलेक्शन आपको मिला, आते साथ ही मिल गया 6 महीने के अंदर। आपने 3 सीटों पे कंटेस्ट किया। 2 सीटें जो लाहौर की थी 131 और 132, एक में आपको 462 वोट्स मिले, एक पे 372 वोट्स मिले। डोंट यू थिंक दैट ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा डाउनर था उस वक्त? आप मतलब मैं एज अ वो व्यूअर आई एक्सपेक्टेड यू टू टेक एटलीस्ट कपल ऑफ थाउजेंड वोट्स। डिडंट यू थिंक बहुत ही गलत ख़राब काम हो गया? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सारा जो मामला हुआ ना, उसमें जो असल चीज़ थी वो कहीं पीछे रह गई, और उसकी वजह सबसे बड़ी थी मीडिया। इन्होंने मुझे ब्लॉक किया, टोटल ब्लॉक कर दिया। मैंने ये काम इसलिए किया था ताकि मैं एक न्यूज़ क्रिएट करूं। कौन बंदा है जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ता है, और वो लड़ता किन से है? आप एक जगह पर आप शहबाज शरीफ के साथ इलेक्शन लड़े थे, एक जगह पर आप इमरान खान साहब के करे थे, यू आल्सो कंटेस्टेड अगेंस्ट बिलावल इन कराची। yes. और ये तीनों अपने पार्टी के उस वक्त नंबर 1 लोग। बिल्कुल ऑब्वियसली। शहबाज शरीफ वो प्रेसिडेंट, शहबाज शरीफ वो स्टिल द प्रेसिडेंट ना, वो प्रेसिडेंट नहीं लड़ सकते, नवाज भी नहीं लड़ सकते। अगर ये दोनों होते, मैं बिलावल और उनको छोड़ के आप इनके खिलाफ लड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने कहा कि सिंबॉलिक इलेक्शन है आपका। सिंबॉलिक इलेक्शन मैं लड़ूंगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हामिद मीर जो हैं, उन्होंने मुझे कहा, मेरे से बात हुई, मैंने कहा यार आप लोग ना बुला नहीं रहे, आप मुझे बुलाएं ताकि ये बात हो कि भाई एक पार्टी बनी, और पार्टी बनाना आसान काम नहीं होता। आपने 2000 मेंबरशिप देनी है, उसके बाद आपने पार्टी को मुनज़्ज़म करना है, फिर आपने पार्टी को रजिस्टर करने के लिए पैसे देने हैं, आपने मिडिल क्लास के लोगों को मिला के ऑपरेशंस की तरफ जाना है, अपने ऑफिस चलाना है। ये मजाक नहीं होता, ये शुगल नहीं होता। और ख़ासतौर पर हमारी जैसी पार्टी जो
इलेक्टेबल्स और अमीर आदमी के पैसे से ना बन रही हो, बल्कि अपने पैसों से बन रही हो, खुद अपने पैसे तो यूटोपियन ड्रीम है ना फिर ये नहीं तो। तो हम बना रहे हैं ना, हम भी तो अभी तक बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी यूटोपियन ड्रीम तो नहीं है यार, अभी बना है आपके सामने। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंडिया के अंदर हुआ ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये मैं मानता हूँ मुश्किल है। अच्छा, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं ना वो खत्म हो गए। देखिए इन्होंने मीडिया पे मुझे एक भी 1-on-1 इंटरव्यू नहीं दिया इन्होंने। अच्छा आप मुझे बुलाए ना, उसके अंदर कुछ ये भी है ना, सब मुझे जानते थे। जवाब साहब कुछ इसमें ये भी तो है ना कि वो वाला दौर था जिसमें मीडिया पे जनरली भी बहुत ज़्यादा कदगंस थी ना, 2016, 17, 18 तक अब खान साहब को लेके आना था, एस्टैब्लिशमेंट उनकी बैक पे खड़ी थी, हमारे जैसे लोगों को बताया जा रहा था कि आप यू कैन रिपोर्ट दिस एंड यू कांट रिपोर्ट दैट, तो उसके अंदर पार्ट ऑफ दैट वाज दैट। अच्छा, अब आपने पार्टी बनी हुई है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर दूं। देखो ये बड़ा जरूरी है लोगों तक जाना। तो मेरी जो पार्टी है ना, अगर मैं चाहता, आमिर मीर ने मुझे कहा यार आप आम जगह से आम बंदे से इलेक्शन लड़ें, आपको क्या जरूरत है इनसे लड़ने की। तो मैंने आमिर मीर को कहा, मैंने कहा आप देखें, और ये मेरी उनकी कॉन्वर्सेशन मेरे पास है अभी भी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं सिम्बॉलिकली लड़ रहा हूँ। मुझे बताना ये है कि अगर मैं इनके साथ लड़ सकता हूँ, अरबपति खरबपति लोगों की पार्टियों के साथ, जहाँ पे करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं, अगर मेरे जैसा मतलब मिडिल क्लास से जो आया है और प्रोफेसर्स की औलाद है, हिट हो गया, फेमस हो गया, उसने मिडिल क्लास वर्किंग क्लास पार्टी बनाई है, तो अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ ना इनके खिलाफ, तो आप भी खड़े हो सकते हैं और जीतने हारने की उससे अलग होके, तो आगे आने वाले वक्त में हमारी पार्टी के लोग, ये बड़े बड़े जगीरदार, सरमायादार, माफियाज, इनके सामने डरे बगैर खड़े होंगे। ये मैं करना चाहता था, इन्होंने नहीं दिया मौका, ख़त्म होगी बात। लेकिन फिर हमें दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अगर वो उस वक्त हमारी पार्टी चली जाती ना, देखो आप, मैं आखिरी बात करता हूँ हसन, फ़र्ज़ करो मुझे 10 प्रोग्राम बड़े एंकर्स के साथ मिल जाते, तो आपको कुछ एक्सपोजर तो मिलता ना। अब आप मुझे कहेंगे आपको क्यों मिलते? हाँ। यार हसन, आपको बताऊं एक बात, मेरा अबरार के साथ ना कोई इतने अच्छे नहीं है। मैं अच्छा, I did not want to ask you about Abrar, but now that you mentioned it, I will also ask you. अच्छा, तारीफ मैं उसको बहुत गलत आदमी समझता हूँ बहुत से हवालों से, लेकिन मैं अबरारुल हक, अताउल इज़्ज़ा खेलवी, मैडम नूरजहां, मैं किन लोगों को एक ही ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। हम पता कौन लोग हैं, और भी 2-4 होंगे जो बाकायदा लाखों की तादाद में कैसेट बेचते थे। बिल्कुल बेचते थे। ये पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं किया इतना ज्यादा। बिल्कुल, यो आपकी ऊंचिया मजाजा वाली कैसेट तो मेरे पास अभी भी कहीं पड़ी होगी। आप पंजाब के गांव में जाओगे ना, छोटे से छोटे, वो मुझे नाम से, मेरी शक्ल से और मेरे काम से, मतलब मेरे गानों से जानते होंगे, अभी भी जानते होंगे। 30-35-25 साल के बंदे से आप पूछ लो जाके, औरत हो मर्द हो, गाँव के अंदर जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन है। अच्छा, फिर आप बलोचिस्तान चले जाओ, सिंध चले जाओ, पख्तूनख्वा चले जाओ, यार मेरा इतना हक बनता था। क्या आपको एक्सपोजर दिया जाता? आप मुझे एक्सपोजर देते, और मेरा हक इसलिए भी बनता था कि मैंने इन तमाम एंकर्स आमिर मीर समेत, इनके मैंने एक एंकर के 5-5, 10-10, 15-15 प्रोग्राम्स किए हुए हैं एज एन आर्टिस्ट। इनके प्रोग्राम में जाके बैठता था, ठीक है, बात करता था, सोशल वर्कर के तौर पे भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यार आप मुझे कम से कम आपको टाइम तो दें। बिल्कुल मिलना चाहिए था। और बिल्कुल उसको उसके अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, इमरान खान साहब को 2010, 9, 8, 7 के अंदर जो टेलीविजन का टाइम मिला, दैट गेव हिम अ लॉट ऑफ डिविडेंड ना, उसका उनको बहुत फायदा हुआ। 1-on-1 इंटरव्यूज थे उस वक्त, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और बेच दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा, तो आपको मौका मिलना चाहिए था, वो आपके साथ मिस होगा। अच्छा चलें, नाउ वी आर 5 years फ्रॉम 2018 ना, 2023 इलेक्शन आ रहा है। आपकी पार्टी सिचुएशन में है इस वक्त करंटली, क्या आप पंजाब की 20-25 सीटों के ऊपर खड़े कर सकते हैं लोग? नहीं, हम तो हर जगह खड़े करेंगे लोग। मुझे पहली बात तो लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। ओके, ठीक है, इलेक्शन होते मुझे नजर नहीं आते। हाँ, खैर आई एग्री विद यू इन दैट। बहुत बड़ा क्राइसिस है मुल्क के अंदर। ना तो जो लोग इस फैसले कर रहे हैं, ना तो वो इमरान खान को आने दे सकते हैं दोबारा, और ना ही वो कोई ऐसी पार्लियामेंट भी आने दे सकते हैं जो वो चाह रहे हैं वो ना करे, और फिर दोबारा वही कोल्ड एक वॉर शुरू हो जाए उनके दरमियान में और हुकूमत के दरमियान में। तो अभी तक तो उन्होंने, आपको पता ना किस तरह चलाया हुआ है कि यार, वो कहते हैं ना कि किसी का दुश्मन जो ना वो दोस्त होता है। बिल्कुल, इस वक्त तो ये काम चल रहा है। जो इमरान खान साहब का जो भी दुश्मन है इस वक्त उनका दोस्त है, और इनका भी दोस्त है, इनके भी वो दोस्त हैं, क्योंकि इमरान खान के ये भी दुश्मन है। तो इसमें जो कदर मुश्तरक है वो इमरान खान है। मैंने आपको पहले भी कहा, आप उनकी बात ना करें, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल वो बॉन्ड ऑफ कंटेंशन है, बिल्कुल ऐसे, और बन चुके हैं ना, अब क्या किया जाए। ठीक है, अब मसला ये है कि हमारी पार्टी, अगर अभी हम इलेक्शन में जाए ना फौरन, तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा हूँगा, फिर हम कैंपेन शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यही कैंपेन, ठीक है,
कि यही महीने है और नई पार्टी है, हाँ तो, बिल्कुल, हाँ हमने तो करना है काम। तो हम फिर पूरे पाकिस्तान में हम चाह रहे हैं कि MP और MNA के सीटों में लोग खड़े करें, चाहे वो लोग सारे ही हार जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हारेंगे, इंशाल्लाह नहीं हारेंगे, हर कोई नहीं हारेगा, लेकिन चाहे वो सारे भी हार जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम पार्टी की प्रेजेंस इस इलेक्शन में पूरी भरपूर करेंगे हर जगह। तो हमारा ये गोल है बेसिकली। अब मुझे क्योंकि लग रहा है कि भी होने वाला ऐसा है नहीं, कोई इतला नहीं आ रही, तो इसलिए अभी हम आराम से बैठे हैं और अभी हम वही कर रहे हैं जो स्टेटस को हमारा मेंटेन हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके यूजुअली पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब थे, उनको एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई। इमरान खान साहब के बारे में तो सब कहते हैं, मैं अपने लीडर के बारे में, भुट्टो साहब के बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो भी अयूब खान की कैबिनेट से ही आए थे। नहीं वो मतलब आई थिंक ऑफ हिम एज माय लीडर इवन दो आई वाज नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम, लेकिन फिर भी अभी तक जितने भी आए हैं उनमें शायद सबसे बेहतर वो थे। हाँ, यही, लेकिन वो भी अयूब खान की कैबिनेट में थे, उनको भी इन अ वे एस्टैब्लिशमेंट की उस वक्त सपोर्ट हासिल थी, इवन दो बाद में उनके मुखालिफ हो गए। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान में कोई नया लीडर आए जो एलीट से नहीं आ रहा, या कोई लैंडलॉर्ड्स नहीं है, वो कोई नहीं है, तो उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपने कभी ये नहीं सोचा इस बारे में कि मैं भी यार इनसे बात करता हूँ कि भाई देखें, मुझे भी एक मौका दे के देखें, या मुझे भी ट्राई करें, या मुझे भी नहीं होता। ये तो देखो ना, ये जिस तरह आपने ये वाली बात की है ना, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा आपने तो मजाक में किया ना, क्योंकि आप, मुझे पता है आपका एक, आप प्रोग्रेसिव आदमी हो, इस तरह की बात मजाक में कर सकते हो। इससे ज़्यादा डेरोगेटरी बात क्यों नहीं हो सकती? अगर कोई सीरियसली मुझे कहे कि यार आप उनसे जाके कहें भाई वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमारे लिए जानें दी हैं, हमारे लिए शहीद होते हैं, और जब बॉर्डर्स पे लड़ाई होती है तो हम में से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम गन उठा के बिल्कुल नहीं, वो जाते हैं और वो लड़ते हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, लेकिन हम प्रिंसिपली समझते हैं कि उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो जब हम प्रिंसिपली ये समझते हैं तो हम उनके पास क्यों जाएंगे? लेकिन एक बात जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है समझना, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप इस वक्त मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस को इवन डेवलप्ड कंट्रीज में से पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं निकाल सकते। वॉर स्टार्ट हुई, अमेरिका की इराक वॉर, अमेरिका की अफगानिस्तान वॉर वाज ओनली बिकॉज यूक्रेन देख लें, हाँ जो बिल्कुल ऐसी, उसमें वो जो बॉम्ब्स बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने पेंटागन है, उन्होंने कहा जी लड़ना ही लड़ना है, आप पैसे खर्चे हैं आप। नहीं वो बॉम्ब्स बनाने वाले भी हैं, वो भी आप ठीक कह रहे हो कि आर्मामेंट्स के ऊपर जो एक पूरा मामला है कि इकोनॉमिक एक बिल्कुल एक वो चलता है ना। हाँ लेकिन उसके अलावा भी आप देखो ना, अगर आप समझते हैं कि हमने वहाँ पे बॉम्ब किसी को करना है कि नहीं करना, तो ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लेजिस्लेटर्स नहीं फैसला करते, वो भी सारे स्टेक होल्डर्स हाँ बिठा के करते होंगे। ठीक है, उसमें वॉल स्ट्रीट भी आती है, वॉल स्ट्रीट, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और लेजिस्लेटर्स, ये सारे बैठते हैं भाई। ये आप भूल जाएं कि कैपिटलिज्म में ये तीनों फ्रीक नहीं बनते, हर जगह बनते हैं। हाँ ये होता है कि सबसे आगे जो लीड लेने वाले होते हैं वो लेजिस्लेटर्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे धक्का देके उनको आगे कर देते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में कोई पार्टी अगर कोई भी एजेंडा लेके आए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, और वो एजेंडा बड़ा ज़बरदस्त हो और वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसके अंदर हो, आम लोगों की पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स और एम्पावरमेंट वो भी हो, और प्लस इस मुल्क के अंदर एक जिसे हम कह रहे हैं बार बार कि एक फ्री थिंकिंग, एक रैशनल अप्रोच, वो भी उसके अंदर हो, ये सारा कुछ हो, इंडस्ट्रियलाइज करना चाहती हो वो पार्टी, तो रियासत को उस पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। रियासत के पास पावर है सारी, आप उसे एकदम आप उसे ले भी नहीं ले सकते। बिल्कुल, ये जो हमारा लेफ्ट है ना, ये बड़े, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ लोग हैं। ये कई मैं अच्छे उनको समझता, अच्छे हैं, बेवकूफ़ हैं। ये पता किसी उसमें रहते हैं, जैसे वो 1917 में जहाँ ये छीन लेंगे ताकत ना उनसे, आप यही कह रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये तो एक अलग बात है कि छीन ले में, तो वो तो खैर एक मज़ाका खेज बेवकूफ़ाना थॉट है। ये इससे थोड़ा सा पीछे भी अगर आ जाए वो बेवकूफ़ाना है। ये समझते हैं कि हम उसको क्रिटिसाइज करके और बाकायदा ब्लंटली, मतलब हम उसको ब्लंटली हम उनके खिलाफ बात करके उनको बुरा भला कह के बैकफुट पे कर देंगे, और सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और फिर रिएक्शन आगे से ज़्यादा और ज़्यादा उल्टा रिएक्शन आता है, जितना आप उनको प्रेस करते हैं उतना वो वापस स्प्रिंग बैक करते हैं। उसकी एक और भी वजह है, देखो ये जो है ना हमारी पूरी सियासत, इसके अंदर जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, माफियाज हैं, सियासी पीर और मुर्शद हैं जिनके आस्थाने हैं पूरे, बिल्कुल। उसके अलावा वडेरे हैं, उसके अलावा खान्स हैं, फिर मतलब वो जिनको हम कहते हैं कबायली सरदार हैं, इस तरह के लोग अंदर हैं सारे। अब आप मुझे बताएं, आपकी आर्मी है या एस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास सब लोगों के कच्चे चट्टे खुले हुए, फाइलें, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जानते हैं ये कौन लोग हैं, ठीक है ना, वो ये जानते हैं ये हैं कौन, ये करते क्या है, इनकी लाइफ में क्या डायकोटमी है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, और प्लस
ये लोग पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हैं और ये पैसा कितना बनाते हैं, वो सब उनको पता है। तो जब ये इस तरह की बातें कोई करता है ना कि ये क्या, वो क्यों करते हैं, तो भाई उनके पास अपना रैशनल है। मैं नहीं कहता वो सही है गलत है, मैं कहता हूँ वो कहते हैं ये कौन सा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे पता है क्या यकीन है, मुझे ये यकीन है कि अगर इस मुल्क के अंदर हमारी तरह की पार्टी कोई, ये तो 3 चीज़ें मैंने आपको कही, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, प्लस कि आप प्रोग्रेसिव एक पाकिस्तान की तरफ जाएं, और आप इलेक्शन के अंदर आम लोगों को लेके आएँ, एम्पावरमेंट दें लोगों को, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 3 चीज़ें कोई पार्टी करती है और कोई दूसरे की बात नहीं और करती, नहीं वो बुरा भला कहती है इस अदारे को तो उस अदारे को, और ना ही वो मज़हब के ऊपर बात करती है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं भी एक प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, लेकिन मैं बहरहाल मेरा अपना एक रिलीजन है मेरा, तो मैं किसी के रिलीजन पे बात यूँ करूँ, या मैं अगर कोई थोड़ा सा एक्सट्रीम पे है तो मैं उसके खिलाफ बात यूँ करूँ। अभी मुझे सोशो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे बात करनी है और बहुत बड़ा इसके लिए स्पेस है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौन सी बात की थी मजहब की, रोटी कौन सी कपड़ा बात की थी, उन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, वो के उनको खिलाफ कोई नारा दिया था, उन्होंने कहा था रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड थी, नेसेसिटी लोग ऐसे साथ थी, या आए। पीपल हाँ ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये काम हो सकता है, ये करना चाहिए। बराबरी पार्टी को अगर स्पेस मिल जाए ना आज भी, मैं अगर आपकी तो बात ये हम को कर लेंगे मैं आपकी बात को अगर समझ सकूं तो वो ये है कि यू आर सेइंग दैट अगर इफ समबडी इज डूइंग दीज 3 थिंग्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट और द इदारा वांट्स टू सपोर्ट दैट in the sense for the betterment of the country, there is nothing wrong with that. वो मिडिल क्लास के लोग हैं यार। हाँ। वो जनरल्स जो है ना, जनरल्स सारे, वो कोई बहुत कम है जो कोई फ्यूडल बैकग्राउंड से हैं, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से हैं। ये परवेज मुशर्रफ भी वही थे, ये अभी जो है आसिफ मुनीर वही बिल्कुल ऐसे, बाकी ये तो खैर मिडिल क्लास से भी कुछ वो हैं, और इनसे पहले जो थे वो भी वही थे। ये जो क्या नाम है इनका, अभी जो गए हैं यार, बाजवा साहब, जनरल बाजवा, सारे जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जितने भी आप, चाहे वो इमरान खान के सपोर्टर थे या नहीं थे, दोनों सूरतों में मिडिल क्लास के लोग हैं। उनको ये पता अगर हो कि ये जो पार्टी है ना, ये 3 चीजें, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्लस इकोनॉमिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट टू कॉमन पीपल, अगर ये लेके आ रही है, और ये कोई करप्शन नहीं करते, ये कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते, ये सीधी सीधी बात करते हैं, तो अगर वो इतने रिसोर्सेज के साथ उनके साथ खड़े होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहें तो हमें क्या एतराज है। हाँ, लेकिन हमारे साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा। आप ये कह रहे किसी के साथ नहीं खड़े। बिल्कुल, आई गेट योर पॉइंट। ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आप उनके कंधों पर सवार होकर नहीं आएंगे, ठीक है, और ना ऐसी कोई बात करने की सोचनी है आपने कभी ना कभी सोची। लेकिन वंस यू कम टू पावर और यू आर अबाउट टू कम टू पावर, इफ दे वांट टू कम टू योर एड, या आपको कहने के लिए आए कि भाई ठीक है आप सही हैं, आप अच्छे काम करें, हमारी तरफ से आपको कोई मसाइल नहीं होंगे, जिस तरह माजी में होते रहे हैं सियासत, तो आपके लिए दैट विल बी एक्सेप्टेबल ना, यही बात है ना। एक्सेप्टेबल क्या, वो तो देखें ना, दैट विल बी परफेक्ट सिनेरियो फॉर यू। वो वही बात है कि आप कहें कि हम तो ये आपकी कोई चीज़ नहीं चाहते, भाई रिसोर्सेज सारी उनके पास हैं, बिल्कुल ठीक है, हम कुछ नहीं चाहते। आप ये बात करें कि आप जो करना चाहते हैं, हाँ, वो मिलके कर लेते हैं, में वो रुकावट डाल रहे हैं। अगर डालते हैं तो हम पॉलिटिकली उस वक्त उनके सामने बात करेंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं, और अगर हम उस वक्त लोगों में हुए, करोड़ों लोग हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर भी निकाल लेंगे। अभी इमरान खान का ये हाल है, मतलब ऑर्गेनाइज पार्टी जो होती है, क्या होती है कि ह्यूगो चावेज अंदर जाते हैं और लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते, वो उनको मुसीबत पड़ती है, वो हाथ जोड़ते हैं कि भाई, और वो उनको जेल से निकालते हैं, उठा के दोबारा बिठा देते हैं टीवी पे, कहते हैं आप ही प्रेसिडेंट है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज पार्टी होती है। ये इमरान खान की ऑर्गेनाइज पार्टी है नहीं, इन्होंने कौन सी कोई नीचे से लीडरशिप पैदा की और ऊपर आई है वो प्रोग्रेसिवली। तो इमरान खान 1 लाख बंदा नहीं निकाल सकते, लेकिन जब कोई हमारी जैसी पार्टी बड़ी हो जाए ना, अगर बड़ी हो जाए, तो वो जब कॉल देती है ना कि बाहर निकले, तो लोग निकलते हैं, कोई मारने वारने के लिए नहीं निकले, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि हम कितने हैं और हम ये चाहते हैं यार, ये होने चाहिए रिफॉर्म्स, ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स दोनों होने चाहिए, और सारी कौम के होनी चाहिए। और आप 1-2 करोड़ रुपये बंदा बाहर निकाल लें तो कौन है जो कहेगा कि नहीं, जो आपके रास्ते में खड़ा भी कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। चलें, आप, मैं आई होप के आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि आपकी जो बराबरी पार्टी है ये कम से कम उस पोटेंशियल को ज़रूर अचीव करे जो आपने जहन में सोच के रखा हुआ। इक़्तिदार तो खैर मिलता है या नहीं मिलता, ये आपको खुद भी बेहतर अंदाज में पता है कि यहाँ पे इक़्तिदार शराकत के ऊपर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। बड़ा मुश्किल काम है। देखो हसन, मैं पता क्या चाहता हूँ, आई वुड लव टू बी रिमेंबर्ड एज अ छोटा मोटा लीडर, but I would like you to be remembered as a leader, definitely. I would like all the people, educated people from the middle class, people who think beyond their academic books, और ये जो थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, कोई भी, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो पोइट्स हैं, चाहे वो, और चाहे इवन वो कोई इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी,
मैं चाहता हूँ वो लीडरशिप में आए। मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा इस दफ़ा, मैं तो चाहता हूँ वो लीडरशिप में आए और वो आगे पार्टी को संभालें और इस मुल्क को संभालें। ये अगर हम कर गए ना तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे जो कोर ग्रुप है उसको भी ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े और वो किसी सीट पे जाए, और ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं लोग अपने हाथ में ले लें ये सारा पाकिस्तान का सिस्टम, आम लोग, कॉमन पीपल्स पार्टी है, बराबरी पार्टी। मुझे लगता है अगर ये हो गया ना, अगर ये हो गया तो इन 3 चीज़ों के ऊपर जो हम कह रहे हैं तो पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की याफ्ता हो जाएगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। अभी ना हसन हम एक कैंपेन करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी कैंपेन बनेगी, और इस कैंपेन से ना जो आम लोग हैं उनको ये पता चलेगा कि मैं सिर्फ इमरान खान को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, हमारे पास आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशंस भी हैं। हाँ, प्लान है, खाली क्रिटिसिज्म नहीं है, सॉल्यूशंस भी हैं। बिल्कुल। और वो प्लान जो है उसके अंदर आपकी आने की हमें ज़रूरत है। अगर आप नहीं आते तो वो प्लान भी नहीं चलता। ये आम लोगों का पाकिस्तान है, आम लोगों का वो प्लान है, पॉलिटिकल प्लान है। आप लोग उसके अंदर आएँ, वो कैंपेन जब होगी आपको पता चलेगा इंशाल्लाह, और मुझे उसका बड़ा इंतज़ार है। मुझे लगता है कि लोगों को भी इंतज़ार करना चाहिए उसका। चले, हम भी इंतज़ार करेंगे नाज़रीन, जो ये कैंपेन बराबरी पार्टी की आएगी उसके लिए हमारा भी इंतज़ार है। हम तो चाहते हैं नसर के कुछ नए भी लोग आएँ और हमें भी, मुझे आपकी सारी बात से ये अंदाज़ा ये हो रहा है कि यू वांट टू बी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड सेटर, यू डू नॉट वांट कि आपको Catalyst. हाँ, कैटलिस्ट, यस द वर्ड। चलें, लेट्स होप कि ऐसा होता है। नाज़रीन, विद दैट हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। जवाद अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, यू गिव अस सो मच टाइम आपने, और काफ़ी मज़े की गुफ्तगू हमारी रही, मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। नाज़रीन, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।